नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। मैं हूं पंकज वल्वी और जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, यह लेक्चर डी फार्म स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। इसमें हम शुरुआत करेंगे इसके इतिहास से, जानेंगे इसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और साथ ही देखेंगे कि एनएबीएच जैसी मॉडर्न गाइडलाइंस में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और हां, बीच-बीच में सोचते रहिए कि जो कॉन्सेप्ट्स हम सीख रहे हैं, वो असल हॉस्पिटल में कैसे काम करते होंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम हॉस्पिटल फार्मेसी से जुड़े सभी जरूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे इसके परिचय और डेफिनेशन से, फिर जानेंगे इसका स्कोप, फंक्शंस, फार्मासिस्ट की भूमिका क्या होती है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्कलोड कैसा होता है। आगे चलकर हम सीखेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है, एफआईपी बाज़ल और एनएबीएच जैसी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस क्या कहती हैं और एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को किस तरीके से काम करना चाहिए। ये सब आपके फ्यूचर काम के लिए भी बहुत जरूरी है। और हाँ, एग्जाम में भी इनमें से कई सवाल आते हैं, तो एकदम अटेंटिव रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को समझना। अब थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, है ना? भारत में फार्मेसी प्रोफेशन की शुरुआत ऑफिशियली 1932 में हुई थी। उससे पहले 1934 में डॉक्टर आर एन चोपड़ा की अध्यक्षता में एक ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी बनी थी, जिसका मकसद था भारत में फार्मेसी को एक प्रोफेशन के रूप में स्थापित करना। फिर आया 1932, जब महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से देश का पहला फार्मेसी कॉलेज खुला। उसी साल प्रोफेसर एमएल श्रॉफ ने डेडिकेशन के साथ पहला फार्मेसी डिपार्टमेंट भी शुरू किया। अब सोचिए, जब बीएचयू में 1937 में पहला 4 साल का फार्मेसी कोर्स शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक ये फील्ड कितना ग्रो कर चुका है। और फिर 1940s में ड्रग्स एक्ट आया और 1945 में उसके नियम, रूल्स भी बने, जिससे पूरे सिस्टम को लीगल बैकिंग मिली। अब हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें तो 1959 में पहली बार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक मॉडल स्कीम अप्रूव की थी, जिससे हॉस्पिटल्स में फार्मेसी सर्विसेज की शुरुआत सही तरीके से हो सके। फिर आया 1963, जब इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन और आईएचपीए की स्थापना हुई। कहां हुई थी ये? पिलानी में 15वें इंडियन फार्मेसी कांग्रेस के दौरान। और इस मूवमेंट को शुरू करने वाले थे डॉक्टर बी डी मिगलानी, जिन्हें हम फादर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इन इंडिया भी कहते हैं। तो ये सब इतिहास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारी प्रोफेशन की नींव पड़ी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन की। हॉस्पिटल फार्मेसी एक हेल्थ केयर सर्विस है, जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जैसे कि दवाइयां सिलेक्ट करना, प्रिपेयर करना, स्टोर करना, कंपाउंड करना और डिस्पेंस करना। साथ ही पेशेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस और बाकी हेल्थ केयर स्टाफ को मेडिसिन के सही इस्तेमाल की सलाह भी देना। सोचिए, एक हॉस्पिटल में अगर फार्मेसी डिपार्टमेंट ना हो तो क्या होगा? पेशेंट्स को सही दवाइयां टाइम पर नहीं मिलेंगी और पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस बिगड़ सकती है। हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन उद्देश्य होता है पेशेंट्स की मेडिकेशन मैनेजमेंट को इंप्रूव करना और फार्मास्यूटिकल केयर को हाईएस्ट स्टैंडर्ड तक मेंटेन करना। तो आप समझ गए होंगे कि यह सिर्फ दवाइयां देना नहीं है, बल्कि एक पूरी हेल्थ केयर सिस्टम का जरूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के स्कोप की, यानी इसका कार्यक्षेत्र कितना बड़ा है। तो सबसे पहले, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सिर्फ मेडिसिन देता ही नहीं, बल्कि डॉक्टर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को सलाह भी देता है कि कौन सी दवा किस कंडीशन में कैसे यूज करनी चाहिए। यहां तक कि इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स पर भी गाइडेंस देता है।
फिर आता है ड्रग फॉर्मुलरी तैयार करना, यानी हॉस्पिटल में कौन सी दवाइयां अवेलेबल होंगी ये लिस्ट बनाना और उस समय समय पर अपडेट करते रहना। फॉर्मुलरी डिसाइड करते समय क्या देखते हैं? मेडिसिन की थेरेपेटिक वैल्यू, सेफ्टी और कॉस्ट, ताकि ट्रीटमेंट अफोर्डेबल भी हो। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी प्लान करता है, जिससे बाकी हेल्थ केयर स्टाफ भी दवाइयों के सही इस्तेमाल के बारे में जागरूक हो। क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिव्यूज और ड्रग यूज स्टडीज, ये सब भी स्कोप में आता है। अगर किसी मरीज को दवा से कोई साइड इफेक्ट यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR होता है, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करना भी फार्मासिस्ट का काम होता है। सोच के देखो, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसलिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को सिर्फ केमिस्ट समझना बहुत बड़ी गलती होगी। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के एक्चुअल फंक्शंस की, यानी डे टू डे काम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले, अगर कोई दवा हॉस्पिटल में बनती है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जो बाहर से दवाइयां खरीदी जाती हैं, उनका क्वालिटी कंट्रोल करना भी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। वार्ड्स में दवाइयां पहुंचाना, OPD पेशेंट्स को दवाइयां देना, ये तो बेसिक काम है। लेकिन साथ ही फार्मासिस्ट एक नॉलेज सोर्स भी होता है, यानी डॉक्टर्स और नर्सेस को भी ड्रग रिलेटेड जानकारी देने का काम वो करता है। हॉस्पिटल फार्मेसी एक रिसर्च हब की तरह भी काम करती है, जहां ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडीज होती हैं। फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमिटी की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट काउंसलिंग देना, यह भी फार्मासिस्ट का रोल है। सोच के देखिए, एक अच्छा फार्मासिस्ट न सिर्फ मेडिसिन देता है, बल्कि पेशेंट को यह भी समझाता है कि दवा कैसे, कब और क्यों लेनी है। तो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी को चलाने के पीछे का मकसद क्या होता है। सबसे पहला उद्देश्य, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेट करना, मतलब हर स्टेप वेल ऑर्गेनाइज्ड, पेशेंट फोकस्ड और अकाउंटेबल हो। दूसरा, हर जरूरी दवा समय पर और अफोर्डेबल कॉस्ट पर उपलब्ध कराना। कभी आपने नोटिस किया है कि हॉस्पिटल की फार्मेसी में जरूरी दवाइयां हमेशा रेडी रहती हैं? यह किसी मैजिक से नहीं होता, ये प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का नतीजा होता है। फिर है पॉलिसीज बनाना, एसेंशियल आइटम्स को खरीदना, स्टोर करना और हर मेडिसिन का इन्वेंट्री मैनेज करना, और आखिर में ड्रग यूटिलाइजेशन पर सही जानकारी देना। कुल मिलाकर हॉस्पिटल फार्मेसी सिर्फ दवाइयों की दुकान नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है पेशेंट केयर को बेहतर बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, यानी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की भूमिका कैसे निर्धारित होती है। तो सबसे पहले प्राइमरी काम होता है दवाइयां देना, इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों को। लेकिन हॉस्पिटल की पॉलिसी के अनुसार अब हॉस्पिटल छोटा हो या बड़ा, फार्मासिस्ट की ड्यूटीज बदल सकती है। अगर हॉस्पिटल बड़ा है तो फार्मासिस्ट बल्क कंपाउंडिंग कर सकता है, स्टीरल प्रोडक्ट्स बना सकता है, कंट्रोल लैब चला सकता है और मेडिकल सर्जिकल सप्लाईज का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकता है। यही नहीं, फार्मासिस्ट एक टीचर की तरह एजुकेट भी कर सकता है, ड्रग कंसल्टेंट बन सकता है या क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल निभा सकता है। जो रूटीन काम होते हैं, जैसे गिनती करना, लेबल लगाना, प्राइस डालना, ये सब ट्रेन्ड स्टाफ कर सकता है, लेकिन एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट की सुपरविजन में है। आजकल फार्मासिस्ट का नया रोल उभर रहा है, जैसे ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट या ADR मॉनिटर बनना। सोच के देखिए, ये प्रोफेशन कितना इवॉल्व हो रहा है। हॉस्पिटल फार्मेसी अब सिर्फ डिस्पेंसरी नहीं है, ये एक मल्टी फंक्शनल सिस्टम बन चुका है। ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की डेली लाइफ में एक्चुअल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या-क्या होती हैं। सबसे पहले उद्देश्य क्या है? टेक्निकल सर्विस देना और फार्मास्यूटिकल केयर को एफिशिएंटली डिलीवर करना। अब हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट क्या करता है? दवाइयां डिस्पेंस करता है, लेकिन सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर। पेशेंट को काउंसलिंग देता है, जैसे दवा कैसे लेनी है, कब लेनी है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल डिवीजन का मैनेजमेंट भी देखता है, यानी पूरा सिस्टम स्मूथ चले इसका ध्यान रखता है। इसके अलावा ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की प्रॉपर रिकॉर्ड रखना और इन पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल सर्विसेज देना।
फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियां यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी हैं जो उतनी ही जरूरी हैं। इमरजेंसी ड्यूटी में भी फार्मासिस्ट को जरूरत पड़ने पर शामिल होना पड़ता है। वह अपने यूनिट में इक्विपमेंट और सप्लाईज का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। हर चीज की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी उसकी जिम्मेदारी है, जैसे रिकॉर्ड्स और दवा से जुड़ी लिटरेचर को संभालना। अब बात करें इसेंशियल ड्रग्स और वैक्सीन से जुड़ी जिम्मेदारियों की। वो पूरे राज्य या देश की ईयरली ड्रग रिक्वायरमेंट का रिव्यू करता है, दूसरे हॉस्पिटल्स में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, जो दवाइयां एक्सपायर होने वाली हैं उन्हें टाइम से मैनेज करता है। तो सोचिए, फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवा देना नहीं, वो एक पूरा सिस्टम मैनेजर होता है जो पेशेंट सेफ्टी, एफिशिएंसी और क्वालिटी पर फोकस करता है। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मासिस्ट्स। अब एक ऑब्वियस सवाल कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों, सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म या बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म। लेकिन आजकल अगर आप क्लिनिकल या स्पेशलाइज्ड रोल में जाना चाहते हैं तो एम फार्म या फार्म डी जैसे प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा उतना ही आप एडीआरस को पहचान पाएंगे, पेशेंट को बेहतर एडवाइस दे पाएंगे। तो याद रखिए, क्वालिफिकेशन के साथ साथ रेगुलर ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग भी जरूरी है। सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपको हमेशा अप टू डेट रहना होगा। अब देखते हैं जॉब स्पेसिफिकेशंस और वर्कलोड, यानी एक फार्मासिस्ट को रोजाना कितना काम करना होता है और उसके हिसाब से स्टाफिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फिक्स्ड रूल नहीं है कि हॉस्पिटल फार्मेसी में कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए, लेकिन एक रेफरेंस है। मिरर टू हॉस्पिटल फार्मेसी नाम की पब्लिकेशन में बताया गया है कि स्टाफिंग कैसे डिसाइड की जाए। मेन आइडिया क्या है, जितनी ज्यादा दवाइयां डेली डिस्पेंस हो रही हैं, स्पेशली प्री पैकेज्ड मेडिकेशंस, उतना ही ज्यादा वर्कलोड मानेगा फार्मासिस्ट का। उसी के अनुसार स्टाफ की संख्या फिक्स की जाती है। मतलब एक बिजी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है और वहां पर एक्स्ट्रा स्टाफिंग की जरूरत होती है। तो यहां भी प्रॉपर प्लानिंग और वर्कफोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस टेबल में दिखाया गया है कि हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी के हिसाब से फार्मासिस्ट का वर्कलोड और जरूरी संख्या कितनी होती है। जैसे अगर किसी हॉस्पिटल में 100 से 199 बेड्स हैं, तो वहां चाहिए होते हैं 8 फार्मासिस्ट। वहीं 500 से ज्यादा बेड्स वाले हॉस्पिटल में जरूरत होती है 15 फार्मासिस्टों की, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में काम ज्यादा डिपार्टमेंट्स और जिम्मेदारियों में बंटा होता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी बात की, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। फार्मासिस्ट सिर्फ दवाएं देने वाला प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि वो एक टीम प्लेयर होता है जो हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ के साथ मिलकर काम करता है। उसे हर लेवल पर लोगों से बात करनी आती होनी चाहिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, पेशेंट्स और दूसरे फार्मेसी स्टाफ से। एक अच्छे फार्मासिस्ट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एम्पैथी, यानी सामने वाले के नजरिए को समझना, खासकर मरीजों का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब अपनी बात को साफ, सरल और प्रोफेशनल तरीके से रखना। टीम वर्क, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ मिलकर काम करना। सोच के देखिए, अगर पेशेंट को दवा के बारे में ठीक से समझ नहीं आया या डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहा, तो ट्रीटमेंट में दिक्कत हो सकती है। चीफ फार्मासिस्ट को लीडरशिप भी आनी चाहिए, यानी टीम को मैनेज करना, सुपरवाइज करना और सभी को मोटिवेट करना, ताकि हॉस्पिटल के गोल्स पूरे हो सकें। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ गए हैं, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसे हम जीपीपी भी कहते हैं। इसका मतलब है फार्मासिस्ट हर मरीज को उच्च गुणवत्ता वाली फार्मेसी सेवा दे। जीपीपी का मकसद है कि फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस मरीजों की जरूरतों के अनुसार हो, वो भी एविडेंस बेस्ड केयर यानी साइंटिफिक तरीकों पर आधारित। अब जानते हैं जीपीपी की कुछ जरूरी बातें। मरीज की भलाई, वेलफेयर ही फार्मासिस्ट की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फार्मेसी सर्विस को हमेशा क्वालिटी दवाएं और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने चाहिए और उनके असर को भी मॉनिटर करना चाहिए। दवाओं का सही और किफायती इस्तेमाल होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, बस उतना जितना जरूरी है। फार्मेसी की हर सेवा को क्लियरली डिफाइन और कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि सबको पता हो कौन क्या कर रहा है। सभी गतिविधियां स्मूथली और बिना गलती के शून्य दोष स्तर चलनी चाहिए।
फार्मासिस्ट को मरीजों को दवाओं के इस्तेमाल के बारे में सही जानकारी और सलाह देनी चाहिए, जैसे डोज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। प्रिस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग के तरीके रैशनल और इकोनॉमिकल होने चाहिए। फार्मासिस्ट को दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि मरीज की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। सोच के देखो, अगर फार्मासिस्ट जीपीपी फॉलो नहीं करेगा तो पूरी ट्रीटमेंट अनसेफ हो सकती है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉस्पिटल फार्मेसी के स्टैंडर्ड्स की, जिन्हें हम FIP बेसल स्टेटमेंट्स कहते हैं। FIP यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ये दुनिया भर के फार्मेसी एसोसिएशंस और वैज्ञानिकों का एक ग्लोबल ग्रुप है। 2008 में दुनिया भर के हॉस्पिटल फार्मासिस्ट्स बेसल, स्विट्जरलैंड में मिले थे ताकि हॉस्पिटल फार्मेसी के भविष्य पर चर्चा कर सकें। फिर 2014 में बैंकॉक में इन गाइडलाइंस को अपडेट करके 65 नई स्टेटमेंट्स जारी की गईं। ये 65 स्टेटमेंट्स हॉस्पिटल फार्मेसी के 6 इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करती हैं: प्रोक्योरमेंट, दवाओं की खरीदारी; इन्फ्लुएंस ऑन प्रिस्क्राइबिंग, डॉक्टर को सही दवाएं प्रिस्क्राइब करने में मदद; प्रेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन, दवाओं की तैयारी और वितरण; मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मरीज को दवा देना; मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन, दवा का असर और सुरक्षा देखना; ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। याद रखिए, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना एक अच्छी हॉस्पिटल फार्मेसी की पहचान होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी का पहला और सबसे बेसिक हिस्सा है प्रोक्योरमेंट, यानी दवाइयों की खरीदारी। इसका मतलब है दवाओं को सही समय, उचित कीमत और अच्छी क्वालिटी में खरीदना। यहां ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, यानी खरीदारी पूरी तरह ईमानदारी और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। दवाओं की सप्लाई भी जरूरत के अनुसार और नियमित होनी चाहिए ताकि कभी कोई दवा कम ना पड़े। एक रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट यह सुनिश्चित करता है कि जो दवाएं खरीदी जा रही हैं वे सेफ, इफेक्टिव और जेन्युइन हों। दूसरा हिस्सा है इन्फ्लुएंस ऑन प्रिस्क्राइबिंग, यानी डॉक्टर को सही दवा लिखने में सहायता करना। फार्मासिस्ट, विशेष रूप से अस्पताल फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर सकता है ताकि जूनियर डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन लिखने की सही तकनीक सिखाई जा सके। फार्मासिस्ट का सुझाव हेल्थ केयर टीम के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, जैसे कौन सी दवा सबसे सेफ, अफोर्डेबल और इफेक्टिव है। एक और तरीका है हॉस्पिटल फॉर्म्युलरी बनाना, यानी अप्रूव्ड दवाओं की लिस्ट जो प्रिस्क्राइबिंग में मदद करती है। इससे ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज्ड और रैशनल बनता है। तीसरा हिस्सा है प्रेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन। इसमें फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि सभी दवाओं की सही तैयारी, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन हो। यह सिर्फ रेडीमेड दवाओं तक सीमित नहीं है। कभी कभी फार्मासिस्ट को खुद कंपाउंडिंग या एक्सटेम्पोरेनियस प्रेपरेशन भी करनी पड़ती है। दवाओं की लेबलिंग सही होनी चाहिए ताकि वार्ड स्टॉक में रखी दवाएं कंफ्यूज ना हो और एक्सपायरी डेट क्लियर दिखे। फार्मेसी को यह भी तय करना होता है कि कौन सी दवा किस वार्ड में उपलब्ध होनी चाहिए और उसे कैसे स्टोर करना है। चौथा हिस्सा है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मरीज को सही दवा देना। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है 7 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन: राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रिस्पॉन्स। फार्मासिस्ट मरीज की मेडिकेशन हिस्ट्री भी वेरीफाई करता है ताकि कोई गलत दवा या एलर्जी वाली दवा न दी जाए। साथ ही पैकेजिंग भी ठीक होनी चाहिए, लेबल क्लियर हो, एक्सपायरी डेट विजिबल हो और इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंडेबल हों। पांचवां और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है दवा के उपयोग का निगरानी। फार्मासिस्ट यह सुनिश्चित करता है कि जो दवा मरीज को दी गई है वो सेफ और इफेक्टिव है या नहीं। अगर कोई मेडिकेशन एरर हुआ हो, जैसे गलत डोज, गलत दवा या गलत समय, तो उसकी रिपोर्ट बनती है। इसी तरह ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्ट भी फार्मासिस्ट तैयार करता है और उसे समय पर फार्माकोविजिलेंस सेंटर या मैन्युफैक्चरर को भेजता है। मॉनिटरिंग से इलाज की क्वालिटी और सेफ्टी दोनों बढ़ती हैं। छठा और आखिरी हिस्सा है ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी फार्मेसी स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग और सही स्कोप ऑफ प्रैक्टिस मिलना चाहिए। देश के स्तर पर हेल्थ अथॉरिटीज, फार्मासिस्ट और स्टेक होल्डर्स मिलकर एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। सपोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है और यह ट्रेनिंग नेशनली फॉर्मलाइज्ड और क्रीडेंशियल्ड होनी चाहिए। इसका फायदा यह होता है
कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी रिस्पॉन्सिबल और ट्रेन्ड फार्मेसी सर्विसेज मिल सकें। अब हम बात कर रहे हैं एनक्यूएस गाइडलाइंस की, यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स खासतौर पर भारत के सरकारी अस्पतालों, जीएचसी, पीएचसी और अर्बन पीएचसी के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो अपनी हेल्थ केयर सेवाओं को सुधार सकें। एनक्यूएस को अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के आधार पर बनाया गया है, जिससे हर अस्पताल स्वमूल्यांकन कर सके और प्रमाणीकरण के लिए तैयार हो। इसमें 8 एरियाज ऑफ कंसर्न होते हैं, यानी 8 बड़े फोकस एरिया। 1 सर्विस प्रोविजन, दी जा रही सेवाएं, 2 पेशेंट राइट्स, मरीज के अधिकार, 3 इनपुट्स, दवाएं, स्टाफ, उपकरण, 4 सपोर्ट सर्विसेज जैसे लैब, सफाई, 5 क्लिनिकल केयर, इलाज की गुणवत्ता, 6 इन्फेक्शन कंट्रोल, संक्रमण से बचाव, 7 क्वालिटी मैनेजमेंट, अस्पताल की गुणवत्ता व्यवस्था, 8 आउटकम, इलाज का नतीजा। इन सभी पहलुओं में एक्सेलेंस लाना ही एनक्यूएस का मकसद है। और सबसे खास बात, ये सारे स्टैंडर्ड्स आईएसक्यूए यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर से अप्रूव्ड हैं, मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब बात करते हैं एक और नेशनल लेवल की संस्था की, एनएबीएच यानी नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। एनएबीएच को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यूसीआई के तहत बनाया गया था, ताकि हॉस्पिटल और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक अक्रेडिटेशन सिस्टम तैयार किया जा सके। एनएबीएच की पहली गाइडलाइंस 2006 में जारी की गई थीं और हर 3 साल में इन्हें अपडेट किया जाता है, ताकि चेंजिंग हेल्थ केयर नीड्स को पूरा किया जा सके। एनएबीएच का मेन गोल है हमारे देश की हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाना और पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी को लगातार इंप्रूव करना। अब जानते हैं एनएबीएच एक्रेडिटेशन के फायदे क्या हैं। एनएबीएच एक ऐसा कॉमन फ्रेमवर्क तैयार करता है जिससे हर हॉस्पिटल पेशेंट सेफ्टी को सही से फॉलो कर सके। एनएबीएच के स्टैंडर्ड्स को आईएसक्वा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयार किए जाते हैं। क्वालिटी इन हेल्थ केयर ने भी अप्रूव किया है। इसका मतलब एनएबीएच के नियम इंटरनेशनल लेवल पर मान्य हैं। जो हॉस्पिटल एनएबीएच से एक्रेडिटेड होते हैं, उन्हें इंटरनेशनल पहचान मिलती है। इससे मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है, यानी विदेशों से लोग इलाज के लिए भारत आने लगते हैं, क्योंकि हमारे अस्पताल सेफ और स्टैंडर्ड कंप्लायंट होते हैं। चलिए अब जानते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की भूमिका, खासकर एनएबीएच एक्रेडिटेशन के दौरान। एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का मुख्य काम होता है दवाओं का सुरक्षित, सेफ, तार्किक, रैशनल और किफायती इकोनॉमिकल इस्तेमाल सुनिश्चित करना, ताकि मरीज का सही इलाज हो और हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड भी बना रहे। एनएबीएच एक्रेडिटेशन की तैयारी में फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए जानते हैं उसके कुछ खास रोल्स। फार्मेसी सर्विसेज और ड्रग मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस तैयार करना, दवाओं के स्टोरेज की पॉलिसी बनाना, जैसे टेम्परेचर, एक्सपायरी, लेबलिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, मॉनिटरिंग। एनएबीएच के तहत फार्मासिस्ट की भूमिका सभी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखने के नियम तय करना, स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट तय करना, जरूरी जानकारी जैसे ड्रग नेम, डोज, फ्रीक्वेंसी आदि के साथ, हाई रिस्क दवाओं की पहचान और उनसे जुड़ी एरर्स रोकने के लिए क्लियर पॉलिसी और चेकलिस्ट बनाना, इमरजेंसी एवं हाई रिस्क ड्रग्स की अलग सूची मेंटेन करना, इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों के लिए डिस्पेंसिंग की स्पष्ट पॉलिसी बनाना, रिकॉल सिस्टम बनाना, गलत या एक्सपायर्ड दवाओं को समय पर वापस लेने के लिए, मॉनिटरिंग एवं एडीआर रिपोर्टिंग सिस्टम लागू करना, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद प्रभावों की निगरानी के लिए, नार्कोटिक व साइकोट्रोपिक ड्रग्स का सुरक्षित और कानूनन नियोजित उपयोग सुनिश्चित करना, हॉस्पिटल फॉर्म्यूलरी के अनुसार दवाओं की उपलब्धता व प्रॉपर इन्वेंट्री बनाए रखना। फार्मासिस्ट केवल दवा नहीं देता, वह सुनिश्चित करता है कि मरीज को सही दवा सही मात्रा में सही समय पर मिले। एनएबीएच में उसकी भूमिका मरीज की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम होती है। तो चलो दोस्तों, हमारा टॉपिक अब खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं यही कहूंगा, वीडियो को यहीं पॉज कर लो और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कई बार यही क्वेश्चन सीधा पेपर में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमने हॉस्पिटल फार्मेसी का पूरा स्ट्रक्चर, स्कोप, रोल्स, स्टैंडर्ड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्टेप बाय स्टेप समझा।
उम्मीद है आपको हॉस्पिटल फार्मेसी के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और डी फार्मा रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।